मूवी की शुरुआत होती है और सबसे पहले हम जेन नाम की लड़की से मिलते हैं। जेन कैलिफोर्निया में अपने बॉयफ्रेंड जॉन के साथ रहती है। वैसे तो जेन जॉन की बहुत केयर करती है और उसे काफी पसंद करती है, लेकिन वही दूसरी तरफ जब हम जॉन को देखते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। वो जेन के साथ बहुत रूड बिहेव करता है। इवन कई बार तो वो वायलेंस पे उतर आता है, लेकिन पता नहीं जेन उसकी इन सारी बातों को क्यों टॉलरेट करती है। लेकिन जल्द ही जेन को ये रियलाइज हो जाता है कि जॉन उसके लिए बिल्कुल सही आदमी नहीं है और इसीलिए वो उसे छोड़ के जाने का डिसीजन ले लेती है। वो बहुत जल्द ही उससे दूर भी हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं जॉन बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान था। एक बार फिर से वो जेन को अपनी बातों में फंसा लेता है। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो बदलना चाहता है। कहीं न कहीं जेन के मन में भी उसके लिए कुछ न कुछ तो केयर बची ही थी, इसलिए वो जॉन की बातों में आ जाती है और एक बार फिर से उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। जेन जैसी उसके पास पहुंचती है वो उससे बहुत माफी मांगता है और उसे दोबारा ऐसे कभी न करने का प्रॉमिस करता है। जेन उसकी इतनी इमोशनल भरी बातें सुनकर कहीं न कहीं पिघल जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि चलो जॉन को एक मौका तो मिलना ही चाहिए, लेकिन पहले भी जेन ने उसे कई मौके दिए थे। लेकिन कुछ ही देर में जेन ये रियलाइज करती है कि शायद ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा और वो तुरंत ही वहाँ से जाने के लिए उठ जाती है। इससे पहले कि जेन जॉन से कुछ कह पाती, वो उसे अकेला छोड़कर जाता देख आग बबूला हो जाता है और एक बार फिर से अपना पहला वाला बर्ताव सामने लेकर आता है। और कहीं न कहीं जेन का ये शक कि वो कभी नहीं सुधरेगा ये बिल्कुल सही था। वो जेन को जबरदस्ती रोकता है और वायलेंस पे उतर आता है। वो उसे मारने पीटने लगता है। जेन अपने आप को बचाने के लिए जल्दी एक कमरे में घुस जाती है और अंदर से डोर को लॉक कर लेती है, लेकिन जेन का पेट डॉग वहीं बाहर ही छूट जाता है और अब उसे अपने डॉग के लिए बहुत घबराहट हो रही थी। उसे डर था कि कहीं जॉन उसके डॉग के साथ कुछ कर ना दे। काफी देर कमरे में रहने के बाद जेन को बाहर बहुत शांति महसूस होती है। वो चुपके से डोर को खोलती है और जैसे ही बाहर की ओर आती है वो ये देखकर हैरान थी कि उसका डॉग मर चुका है, यानी कि जॉन ने उसे बेरहमी से मार दिया है। जेन ये देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर कोई इंसान इतना साइको कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि एक बार फिर से जेन से माफी मांगने लगता है और उससे कहता है कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी इस हरकत से जेन हैरान तो थी ही, साथ में अपने डॉग के लिए बहुत इमोशनल थी। वो समझ चुकी थी कि जॉन अब कभी नहीं सुधर सकता और कहीं न कहीं वो उसे साइको करार करके वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है और वापस कभी भी उस जगह पर मुड़कर ना देखने का फैसला करती है। जेन वहाँ से निकलकर सीधा अपने घर आ जाती है और हम देखते हैं कि जेन उस वक्त उस सिचुएशन से तो मूव ऑन कर चुकी थी, लेकिन उसके मन में बिल्कुल शांति नहीं थी। वो कहीं न कहीं अंदर ही अंदर अपने आप को इस बात के लिए कोस रही थी कि आखिर वो इतने दिनों तक ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती है। उसकी फ्रेंड कानन जो उसके बारे में सब कुछ जानती थी, एक दिन वो जेन को अपने घर बुलाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ट्रिप प्लान की है। वो जेन को सजेस्ट करती है कि तुम्हें इस वक्त ट्रिप पे जरूर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी काउंसलिंग होती है और वहाँ जाकर तो तुम्हारा माइंड भी चेंज हो जाएगा। वैसे भी जेन कुछ टाइम के लिए उस जगह से दूर जाना चाहती थी और अब वो ट्रिप के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पर उसे एक और लड़की मिलती है जिसका नाम तारा था। दरअसल तारा कैनन की नेबर थी और वो भी इसी ट्रिप का हिस्सा थी। अब ये तीनों निकल चुके थे ट्रिप के लिए। वहीं हम तारा को देखते हैं जो कि इस वक्त कार में सबसे ज्यादा शांति से बैठी हुई है। जेन के पूछने पर कैनन उसे बताती है कि तारा भी अपने पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि कुछ दिनों से वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है। रास्ते में जाते हुए इन तीनों को बहुत सारी क्रैश्ड कार दिखाई देती हैं। दरअसल ये रास्ता कुछ अजीब है, यहाँ पर इस तरह की भयानक घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। ये लोग अपनी कॉन्वर्सेशन में मशगूल थे, तभी इनके सामने अचानक से एक आदमी आ जाता है जो कि बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। वो बार बार अपने डॉग का जिक्र कर रहा था। वो इनसे कह रहा था कि क्या तुमने मेरा डॉग देखा है, लेकिन ये लोग जल्द ही उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाते हैं और फाइनली ये मंजिल तक पहुँच चुके थे। ये लोग सबसे पहले जाकर मिलते हैं डॉक्टर कैरल से। दरअसल डॉक्टर कैरल ही यहाँ पर आए हुए लोगों की काउंसलिंग करती हैं और ये काम वो काफी सालों से कर रही हैं। डॉक्टर कैरल कैनन को ऑलरेडी जानती थी और अब कैनन सबका इंट्रो करवाती है। वही डॉक्टर इन लोगों को सीना नाम की एक लड़की से मिलवाती हैं। दरअसल वो भी यहाँ पर काउंसलिंग करवाने के लिए आई है और अब सीना इन तीनों को अपने ग्रुप में इनवाइट करती है। यहाँ पर चारों ओर इतनी ज्यादा शांति थी जहाँ पर हवाओं की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। जेन कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करती है और यहाँ की ताजी हवा को महसूस करती है और अब सबसे पहली थेरेपी के लिए इन्हें यहाँ से निकलकर एक ऐसी जगह पर पहुँचना था जहाँ पर ये अपना टेंट लगा सके। अब ये सभी आगे की ओर बढ़ते हैं। जेन कहीं न कहीं सीना के बारे में जानना चाहती थी। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सीना उसे रोक देती है। वो उससे कहती है मैं तो साइको हूँ, मुझसे तुम्हें दूर रहना चाहिए। उसका ये बर्ताव देखकर जेन को काफी वियर्ड महसूस होता है, लेकिन तभी सीना जोर जोर से हंसने लगती है। वो उससे कहती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। सीना जेन को बताती है कि मैं पहले आर्मी में थी और एक दिन हमारा पूरा ग्रुप एक मिशन पे गया हुआ था जहाँ पर हमलावरों ने मेरे सभी साथियों को मार दिया और मैं भी बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। मैं कुछ दिनों तक कोमा में रही और जब मैं ठीक हुई तो मैं
सीधा यहाँ आ गई। वो जेन को बताती है कि मैं अपने साथियों की इतनी दर्दनाक मौत को नहीं भुला पा रही हूँ। वो दृश्य रह रहकर मेरे सामने आ जाता है और मैं इन सारी चीजों से मूव ऑन करने के लिए यहाँ आई हूँ। रास्ते में जाते हुए अचानक से इन सबकी नजर एक कैमरे पर पड़ती है जो कि पेड़ पर लटका हुआ था और उस कैमरे पर खून लगा था, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। तभी सीन सबको काम डाउन करती है और वो सभी से कहती है कि शायद किसी इंसान को किसी जानवर ने मार दिया होगा, क्योंकि ये तो घना जंगल है और यहाँ कोई न कोई जानवर तो पाए ही जाते होंगे। और इतना कहते ही वो आगे की ओर बढ़ जाती है। लेकिन तभी डॉक्टर कैरल कहती है कि इस वक्त जानवर यहाँ नहीं है, वो खूंखार एनिमल्स पहाड़ी की दूसरी ओर हैं और इसीलिए तुम सभी को डरना नहीं चाहिए। वही जेन जैसे जैसे अपने सफर में आगे की ओर बढ़ रही थी, उससे डॉक्टर कैरल की कुछ बातें काफी वियर्ड लग रही थी और वो ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। रात होने से पहले ये सभी अपने मंजिल तक पहुँच जाते हैं और जल्दी वहाँ पर अपना टेंट लगाकर आराम करते हैं। उसी रात हमें गुफा से उड़ती हुई एक अजीब सी चीज दिखाई जाती है। उस भयानक सी चीज को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी लंबे अरसे से किसी का इंतजार कर रहा है और आज उसका इंतजार खत्म हो गया है। मॉर्निंग होते ही सभी ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। अभी ये लोग कुछ ही दूर चले थे कि तभी जेन को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो आवाज थोड़ी भयावह थी। जेन ये आवाज सुनकर अपने सभी साथियों के चेहरे को देखती है, लेकिन सब तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे और फिर वो ये सोचती है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही परेशान है और इसीलिए उसके दिमाग में इतने डरावने ख्याल आ रहे हैं। अब वो बिना कुछ कहे अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ जाती है। आगे जाने पर इन्हें एक अजीब सी नदी मिलती है जिसमें से बहुत जोरदार बदबू आ रही थी और उसकी ऊपरी सतह का पानी भी थोड़ा अजीब था। कैनन को भी काफी वियर्ड लगता है। वो इस नदी के बारे में जैसे ही सवाल डॉक्टर कैरल से करती है, वो उसकी बात को कवर अप करते हुए कहती है कि यहाँ पर इस तरह की अक्सर चीजें होती रहती हैं। ये सब बिल्कुल आम बात है और तुम्हें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब फाइनली इन लोगों की थेरेपी शुरू होती है, जहाँ पर सभी को दो दो लोगों में डिवाइड कर दिया गया था और इस थेरेपी का नाम था ट्रस्ट, जहाँ पर दोनों पार्टनर को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना था। जहाँ पर एक लड़की की आंख में पट्टी बांधी जाती है और दूसरी लड़की उसके बताए गए रास्ते पर आगे की ओर बढ़ती है। जहाँ पर तारा और सेना एक ग्रुप में थे। तारा की आंखों में पट्टी बंधी थी और सेना को उसे रास्ता बताना था। सीना तारा को बीच बीच में काफी ज्यादा डरा रही थी। तारा सीना की इस हरकत से बहुत नाराज होती है। वो तुरंत ही अपनी आंखों से पट्टी हटाती है और उससे कहती है मुझे ऐसा कुछ नहीं करना और वहाँ से दूर आगे की ओर चली जाती है। दूसरी तरफ जेन और कैनन एक साथ थे। जेन की आंखों में पट्टी बंधी थी। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे और आगे की ओर बढ़ रहे थे। तभी जेन को एक बार फिर से वही आवाज सुनाई देती है। जेन इमीडिएटली अपने आंखों से पट्टी हटाती है और वो कैनन से सवाल करती है क्या तुम्हें यहाँ कोई भयानक सी आवाज सुनाई दे रही है? वही कैनन ना में आंसर करती है। वो कहती है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो नॉर्मल लग रहा है। लेकिन जेन को ये यकीन था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि एक दिन पहले भी उसने कुछ ऐसी ही आवाज सुनी थी और इस बार ये उसका भ्रम नहीं हो सकता है। वो डॉक्टर कैरल के पास जाकर इमीडिएटली सारी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करती है, जहाँ डॉक्टर कैरल उससे कहती है कि अभी तुम अपने पूरी पास्ट लाइफ से बाहर नहीं निकल पाई हो और तुम्हारी प्रीवियस लाइफ काफी भयानक रही है और इसीलिए आंखें बंद करने पर तुम्हें वो सारी चीजें भयानक रूप में दिखाई देती हैं। जेन को डॉक्टर कैरल की ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कैनन के साथ वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन फिर वो कैनन को बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जॉन आ चुका है। जॉन यानी कि उसका बॉयफ्रेंड। वो उसे बताती है कि मुझे इस भयानक आवाज में कहीं न कहीं जॉन की वाइब आ रही है और मुझे यकीन है कि शायद वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुका है। कैनन सबसे पहले जेन को काम डाउन करती है और उससे समझाते हुए कहती है कि इस जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता है। यहाँ के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। पिछले 6 महीनों से तो तुमने जेन से बात तक नहीं की, तो आखिर उसे तुम्हारे बारे में कैसे पता चल सकता है? जेन उस वक्त तो शांत हो जाती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वो आवाजें घूम रही थी। कैनन जेन की सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ पा रही थी। वो उससे कहती है तुम्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन करके आगे की ओर बढ़ना है और तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है, इसलिए तुम्हें सारी चीजें छोड़कर थेरेपी पर ध्यान देना चाहिए। उधर तारा सीना को छोड़कर अकेले कहीं दूर चली जाती है और तभी उसे अपने सामने कुछ दूरी पर अजीब सी चीज दिखाई देती है, जो कि दिखने में काफी डरावनी थी। वो जोर से शाउट करती है और उसकी आवाज सुनकर जेन वहाँ पर आ जाती है। तारा जेन को उस अजीब सी इमेज के बारे में बताती है। जेन भी तारा की बात से एग्री करते हुए कहती है कि मुझे भी यहाँ से अच्छी वाइब नहीं आ रही है, मुझे भी बहुत अजीब महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि मानो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ही। जेन कहती है मैंने इन सारी बातों के बारे में डॉक्टर कैरल से भी जिक्र किया है, लेकिन कोई भी मेरी बात पे यकीन करने के लिए रेडी ही नहीं है। अब इनका पूरा ग्रुप एक बार फिर से एक साथ आ चुका था और ये ट्रैकिंग के लिए एक साथ ही आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ ही दूर चलने पर इन्हें एक डियर का आधा कटा हुआ बॉडी दिखाई देती है, जो कि देखने से ऐसा लग रहा था कि ये किसी जानवर का काम तो है ही नहीं, क्योंकि ऐसे शिकार करना थोड़ा वियर्ड है। अब ये लोग पहाड़ जैसे पत्थरों के बीच से होकर अंदर की ओर निकलते हैं। जेन जैसे उन पत्थरों के बीच में एंटर करती है, उसे काफी कुछ जाना पहचाना नजर आ रहा था। उसे उन पत्थरों को छूकर ऐसा लगता है कि शायद वो इस जगह के बारे में जानती है। अब जेन यहाँ के बारे
बारे में जानने के लिए और ज्यादा क्यूरियस हो जाती है। वो डॉक्टर कैरल के पास पहुंचकर यहाँ की चीजों की जानकारी लेने लगती है। डॉक्टर कैरल जेन को बताती है कि ये जगह सबसे ज्यादा स्पेशल है क्योंकि बहुत वर्षों से ऐसी मान्यता रही है कि यहाँ पर ईश्वर का वास है और वो यहाँ पर आने वाले लोगों को उनकी परेशानियों से मुक्त करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इन सारी चीजों के बदले में उन्हें कुछ बलिदान चाहिए होते हैं। और इससे पहले कि डॉक्टर कैरल अपनी बात को कंप्लीट कर पाती, अचानक से वहाँ सीना आ जाती है। सीना बात को इंटरप्ट करते हुए कहती है कि हम सभी को अब यहाँ से चलना चाहिए। और जेन के दिमाग पर ये बलिदान वाली बात अधूरी रह जाती है कि आखिर यहाँ पर किस तरह का बलिदान दिया जाता है। जेन को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो कैनन को भी अपने साथ ले जाती है। लेकिन जैसे ही जेन टर्न होती है, कैनन अचानक से वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो कैनन को अपने आसपास ना देखकर घबरा जाती है और जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगती है। और एक बार फिर से जेन को वही आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इन आवाजों को सुनकर वो अपनी पास्ट लाइफ में पहुंच जाती है जब जॉन उसके साथ वायलेंस किया करता था। जेन इस सिचुएशन में अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी, उसका दम सा घुटने लगा था। वो अपने गले को पकड़कर वहीं बैठ जाती है, लेकिन तब तक वहाँ पर कैनन आ जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। कैनन जल्दी से जेन को लेकर डॉक्टर कैरल के पास पहुँचती है, जहाँ पर कैनन कहती है कि शायद ये जगह ठीक नहीं है। जेन बताती है कि मैंने कुछ अजीब सा देखा और सुना भी। तभी डॉक्टर कहती है कि शायद तुमने कोई अजीब से जानवर को देख लिया होगा और हो सकता है कि वो कोई बड़ा भालू हो, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर भालुओं की तादाद बढ़ चुकी है और वो अक्सर यहाँ पर घूमते रहते हैं। डॉक्टर कैरल जेन से कहती है कि मैं तुम्हारा और अच्छे से ट्रीटमेंट करूंगी और जल्द ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जेन इस वक्त कहीं नहीं जाना चाहती, तो इसीलिए सभी लोग वापस अपने टेंट में आ जाते हैं और वहाँ पर सो जाते हैं। लेकिन जेन के लिए अब तो और मुसीबत हो चुकी थी, क्योंकि उसे सोते वक्त और भी ज्यादा डरावने सपने आने लगे थे और उसे इन सपनों में लगातार जॉन का चेहरा दिखाई दे रहा था, जो कि उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। जेन तुरंत ही टेंट से निकलती है और बाहर टहलने के लिए जाती है। वहीं बाहर तारा और कैनन भी बैठे होते हैं। जेन उनसे जाकर अपने सपने के बारे में डिस्कस करती है, जहाँ पर वो दोनों भी बताते हैं कि उन्हें भी एक भयानक सपना आया है। अब तारा सबका ध्यान भटकाने के लिए अपनी कहानी बताती है। वो कहती है उसने बचपन में बहुत जुल्म सहे और उसके परिवार में भी कुछ भी चीजें ठीक नहीं चल रही थी। उसकी स्टेप मदर उस पर बहुत अत्याचार करती थी और इसीलिए वो बचपन में ही अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर आ गई और वहाँ आकर अपने सभी नोन पर्सन से कट ऑफ कर लिया और अपने आप को आइसोलेट कर लिया। वो कहती है मैं अपनी लाइफ तो बता रही हूँ, लेकिन मैं जी नहीं पा रही हूँ और यही वजह थी कि मैं इस थेरेपी को ज्वाइन करना चाहती थी। अब जेन और कैनन दोनों से काम डाउन करने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं तुम जल्दी इस सिचुएशन से भी मूव ऑन कर जाओगी। अब सभी वापस सोने के लिए अपने टेंट में चले जाते हैं और जब सुबह इनकी आँख खुलती है तो जेन और कैनन क्या नोटिस करते हैं कि वहाँ पर तारा नहीं है। वो दोनों सबसे पहले चारों ओर तारा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर कहीं दूर दूर तक उसका अता पता न होने के कारण वो वापस डॉक्टर कैरल के पास आते हैं, जहाँ पर ये दोनों डॉक्टर कैरल को बताती हैं कि तारा कहीं भी नजर नहीं आ रही। हम दोनों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। डॉक्टर कैरल कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, शायद वो यही कहीं आसपास गई होगी, तुम सभी यहीं रुको, मैं उसे ढूंढने के लिए जाती हूँ। अब डॉक्टर कैरल अकेले ही तारा को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। डॉक्टर कैरल तारा को ढूंढने के लिए थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि उन्हें उनके सामने वही भयानक सी चीज दिखाई देती है। डॉक्टर अपने इतने पास इस भयानक चीज को देखकर सहम जाती हैं और फिर थोड़ी ही देर में हमें उनकी जोरदार चीख सुनाई देती है और उनकी ये चीख टेंट तक पहुंच जाती है, जहाँ पर कैनन और जेन उनकी आवाज सुनकर उन्हें ढूंढने के लिए इमीडिएटली वहाँ से भागते हैं। सीना भी इनके साथ हो लेती है। कुछ दूर चलने पर इन्हें वहाँ पर खून की छींटें दिखाई देती हैं, लेकिन वो डॉक्टर तो कहीं आसपास नजर नहीं आ रही थी। सीना जल्दी से ऊपर की ओर चढ़ती है और उससे वहीं पर डॉक्टर कैरल का कटा हुआ सर दिखाई देता है। वो इस भयानक दृश्य को देखकर एक बार फिर से अपने अतीत में वापस लौट जाती है, जहाँ पर उसके साथियों की ऐसी ही हालत हुई थी। सीना ये मंजर देखकर जोर का चीखती है और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वही पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देती है। जिन और कैनन उसे कूदता हुआ देखकर तुरंत ही नीचे की ओर भागते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो सीना को बचा लेंगे, लेकिन जैसे ही वो दोनों पहाड़ी से नीचे वाली जगह पर पहुंचते हैं तो वो चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं और सीना की बॉडी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। और अब इन दोनों को ये यकीन हो चुका था कि यहाँ पर उनके अलावा कोई और भी है जो कि लगातार इन्हें फॉलो कर रहा है। ये जगह पूरी तरह से इनके लिए मिस्टीरियस बन चुकी थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर इन्हें एक बड़ी सी गुफा दिखाई देती है। अब इन्हें ऐसा लगता है कि होना हो शायद इस गुफा के अंदर ही कुछ गड़बड़ है, शायद वो जानवर या इंसान यही रहता है जो कि सभी को मार रहा है। ये दोनों छुपते छुपाते अंदर की ओर चले जाते हैं। अंदर बढ़ने पर इन्हें चारों ओर बहुत सी लकड़ियाँ दिखाई दे रही थी और फिर इन्हें दिखाई देती है डॉक्टर कैरल की बॉडी। और इससे पहले कि ये दोनों कुछ समझ पाते वहाँ पर वही अजीब सा जीव आ जाता है और वो डॉक्टर की बॉडी को अंदर की ओर खींचता हुआ ले जाता है। कैनन ने तो पहली बार उसे देखा था, जिसे देखते ही उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो फटाफट से जेन का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि हमें यहाँ से भागना होगा। दरअसल ये अनजान जीव जो कि कहीं न कहीं सबको मार रहा है, इससे यहाँ पर आने वाले लोग भगवान समझते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद ये जीव दानव का रूप ले लेता है और
यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति को मारकर खा जाता है। इधर जीन और कैनन एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ से भाग रहे थे और तभी भागते हुए नहीं तारा भी मिल जाती है। वो दोनों तारा से भी वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। तारा जल्दी जल्दी में पानी में जंप लगा देती है, जिसके कारण उसका पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका था। तारा पानी के अंदर से आवाज लगाती है कि तुम्हें भी तुरंत ही कूदना होगा। वहाँ पर ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब ये दोनों पीछे मुड़कर देखती है तो वो जीव इनके पीछे पड़ चुका था। अब इनके पास वहाँ से कूदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये दोनों भी फटाफट से पानी में छलांग लगा देते हैं और अपने आप को बचाने के लिए वहाँ मौजूद लकड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। जीन और कैनन एक दूसरे की हिम्मत को बढ़ा रही थी, वहीं तारा शांत थी और फिर वो इन दोनों से कहती है कि मुझे किसी भी हाल में तुम दोनों को सुरक्षित बचाना है। वो कहती है चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। ये दोनों उसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन तारा कहती है कि वैसे भी अब मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बहुत सारा खून बह चुका है। अब वो इस जीप को भटकाने के लिए उसकी तरफ चली जाती है और तभी हम क्या देखते हैं कि वो जीप तारा को अपनी पकड़ में जकड़ लेता है और बहुत ही बेरहमी से तारा को वही मार देता है। तारा के मरने से वहाँ का पूरा पानी लाल हो चुका था। वो जीप जैसे ही वहाँ से दूर जाता है, जीन और कैनन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। ये दोनों तुरंत ही अपनी टेंट में पहुँचते हैं, जहाँ पर जीन कैनन के पैरों में बैंडेज करती है, क्योंकि उसके पैरों में काफी चोट आ चुकी थी। अब जीन यहाँ पर एक बड़ा खुलासा करती है, जहाँ वो कैनन को बताती है कि जब मैं यहाँ पर आने वाली थी उससे पहले जॉन मुझसे मिलने के लिए आया था और वो मुझसे माफी मांग रहा था। दरअसल वो मुझे वापस अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो मना करती है जॉन वायलेंट हो जाता है और अपनी जान को बचाने के लिए जॉन के सर पर दे मारती है और सर में चोट लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जीन उसे बताती है कि मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपने बचाव में किया। वही कैनन उसे समझाते हुए कहती है कि ये तो सिर्फ एक हादसा था, उस सिचुएशन में जो ठीक लगा तुमने किया और इसमें तुम्हें गिल्टी फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तभी कैनन जीन से कहती है कि इस वक्त हमारे यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हें थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाना होगा और अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने के बारे में सोचना चाहिए। ये दोनों वहाँ से निकलने के लिए जैसे ही टेंट के बाहर आते हैं, वो जीव वही बाहर खड़ा था और वो कैनन का पैर पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। वैसे तो जेन के पास यहाँ से भागने के लिए इस वक्त बहुत अच्छा मौका था, अगर वो चाहती तो वो अपने दोस्त को छोड़कर यहाँ से भाग सकती थी, लेकिन उसने किसी भी हाल में कैनन को बचाने का फैसला किया। वो कैनन को बचाने के लिए उसी जीव के पीछे उस गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा में बहुत अंधेरा था, वो चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाती है, लेकिन कैनन उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। लेकिन वो बिना डरे गुफा के अंदर बढ़ती रहती है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसका सर कटा हुआ था। वो जैसे उस बॉडी को टर्न करती है, वो ये देखकर हैरान थी कि ये सर सीना का था, जो कि पहाड़ी से नीचे गिर गई थी। थोड़ा और अंदर जाने पर उसे वहाँ पर बहुत सारे इंसान के स्केलेटन दिखाई देते हैं, जिससे साफ जाहिर था कि इस जीव ने बहुत सारे इंसानों को मार दिया है। इससे पहले कि जेन अपना कुछ और दिमाग चला पाती, उसके सामने सडन वही जीव आकर खड़ा हो जाता है, जो कि दिखने में बहुत डरावना था। वहीं दूसरी तरफ कैनन लकड़ियों के बीच फंसी हुई थी। जेन बिना डरे उस जीव की तरफ आगे बढ़ती रहती है और वो जीव भी जेन की तरफ आगे की ओर बढ़ रहा था। जेन कहीं न कहीं उस भयानक जीव में जॉन का चेहरा महसूस कर पा रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कि जॉन ही है। वहीं कैनन जेन को उसके पास जाने से रोकती है। वो उससे वहाँ से भागने के लिए कहती है। उसके पास पहुँचते ही जेन चाकू निकालती है और उस जीव की आंखों में भोंक देती है और उसके मुंह पर गैस स्प्रे करके वहाँ पर आग लगा देती है। और अब यहाँ पर हमें पूरा का पूरा जीव दिखाया जाता है, जो कि कोई इंसान ही था और इस वक्त वो जेन की लगाई गई आग में जल रहा था। मौका पाते ही जेन और कैनन दोनों वहाँ से भागते हुए निकलती हैं और किसी भी तरह बड़ी मशक्कत के बाद अपनी कार तक पहुँच जाती हैं और अब बिना समय गवाए ये दोनों वहाँ से भाग निकलती हैं। रास्ते में काफी दूर आगे आने पर ये दोनों इतने भयानक मंजर से निकलने के बाद एक दूसरे को थैंक यू कहते हुए आगे की ओर बढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें उस जीव को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त आग में तो जल रहा था, लेकिन शायद अभी भी वो जिंदा है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। शायद जल्दी ही हमें इस मूवी का पार्ट 2 देखने को मिलेगा, क्योंकि इस मूवी में पूरी तरह से ये क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर ये जीव था कौन, और बहुत से राज अभी राज है जो कि हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।